हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग आ जाइए। और अभी तक हम लोग ने सेट वन मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस आसपास कर चुके हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन के बाद के आगे के सेट टू का क्वेश्चंस हम करेंगे जो यूपीएससी सीसैट प्रीलिम्स 2023 में जो एग्जामिनेशन स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए सभी लोगों के लिए बेस्ट बेनिफिशियल होगा। ठीक है, so those students who are preparing for UPSC Prelims 2023, so we are going to discuss about the MCQs question which was asked in the UPSC Prelims examination in the previous year papers, right? So kindly join all of you, and if you are new to this channel, subscribe to the channel right now and press the bell icon for the further notifications of the similar videos. Right? We have already submitted or already uploaded those videos of CSAT series. Okay, so let's start the video. So the first question is, question 41 is, which one of the following is not correct? They are asking कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। अली मर्दन खान जो थे, क्या उन्होंने रिवेन्यू फार्मिंग बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था? क्या ये बात सच है? ये गलत बात है। स्टार्टिंग जो है रिवेन्यू फार्मिंग जो बंगाल में किया था वो किसने किया था? फारूक सियार ने किया था। किसने किया था? फारूक सियार। फारूक सियार ने स्टार्ट किया था रिवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया। उस हिसाब से तो नॉट करेक्ट के हिसाब से यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह set up modern foundries to manufacture cannons at Lahore। महाराजा रंजीत सिंह ने मॉडर्न फाउंड्रीज क्या मैन्युफैक्चर कैनन को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाहौर में स्टैब्लिश किया था। ये बिल्कुल सही जवाब है। सवाई जय सिंह जो अंबेर के रहने वाले थे, अंबर के रहने वाले थे, ठीक है, had Euclid's elements of geometry translated into संस्कृत। सवाई जय सिंह जो थे अंबेर के, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यूक्लिड एलिमेंट ज्योमेट्री का यूज हुआ था। तो उनको सवाई जय सिंह ने क्या किया था? उसको संस्कृत में कन्वर्ट किया था। ये बिल्कुल सही बात है। ये वाला भी सही है, पहला वाला गलत हो गया था। नेक्स्ट, सुल्तान टीपू या फिर हम बोल सकते हैं टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर गिव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल। तो टीपू सुल्तान ने क्या पैसा दिया था? क्या बनवाने के लिए? शारदा गॉडेस का जो टेम्पल है जिसको हम श्रृंगेरी टेम्पल बोलते हैं, क्या उसका कंस्ट्रक्शन के लिए टीपू सुल्तान ने मैसूर में पैसा दिया था? तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following provisions was not made in the Charter Act of 1833? आपसे पूछा गया है कि जो चार्टर एक्ट 1833 का हुआ था, ठीक है, कौन सा प्रोविजन नहीं माना गया? यानी चार्टर एक्ट का जो हुआ था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो आप बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए, तो इसमें लिखा है द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर टू बी एबॉलिश्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थे उनको बंद कर देना था चार्टर एक्ट 1833 में। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट के हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो इंडिया में हो रहा था वो पूरी तरह से क्या कर देनी थी? बंद कर देनी थी। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सामने वाला पूछ रहा है नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। द डेजिग्नेशन ऑफ द
supreme authority. The designation of the supreme authority was to be changed as the Governor General of India in Council. तो सुप्रीम अथॉरिटी का जैसा कि आपको पता होगा उसका नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया काउंसिल में। तो ये बात बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल एक सुप्रीम अथॉरिटी होते थे और उनका डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल के नाम से दिया गया। और ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। हाँ या ना? चलिए आगे बोला जा रहा है, ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। कहा जा रहा है कि जितने भी कानून से मिलते जुलते या कानून से रिलेटेड जितने भी पावर्स थे वो काउंसिल के गवर्नर जनरल के पास था। क्या ये बात सच है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, काउंसिल के गवर्नर जनरल के पास सारे लॉ मेकिंग पावर्स थे। ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऑल एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, ठीक है, इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। देखिए ये बात ना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे जो लॉ मेंबर होते थे ना वो ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन वो इंडियन हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एन इंडियन वाज टू अपॉइंटेड, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो जो लॉ मेंबर होंगे गवर्नर जनरल के काउंसिल में वो कौन होंगे, इंडियन होंगे, ये कोई जरूरी नहीं था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। गलत मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आई एम क्लियर विथ माय वर्ड्स, यस और नो। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, बोलिए। विथ रेफरेंस टू colonial rule in India, क्या दिया है, with reference to colonial rule in India which was sought by the Ilbert Bill in 1883। तो colonial rule जो इंडिया में हुआ था, ठीक है, colonial rule जो इंडिया रूम में था उसमें कहा जा रहा है कि इल्बर्ट बिल जो 1833 में 1883 में हुआ था, इसके बारे में बताइए आप। तो देखते हैं क्या क्या था इस इल्बर्ट बिल 1833 में जो कॉलोनियल रूल में देखने को मिला था। टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस, ठीक है, एट एज फार एज द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स वाज कंसर्न्ड। ये बात क्या ये सही है? तो अगर आप जानना चाहेंगे तो ये बिल्कुल सही है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इल्बर्ट बिल पास हुआ था उस टाइम पे वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो थे वो कौन थे, वायसराय। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया था अंडर रेफरेंस ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, तो इसके अंदर इंडियंस और यूरोपियंस को क्या किया जाता था, साथ लाया जाता था। इसके अंदर जिसमें कि कोई भी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होता था, तो चाहे वो इंडियंस हो या कौन हो, यूरोपियन हो, उन दोनों को साथ में ला करके ही फैसले लिए जाते थे, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं। तो ये बिल्कुल जो है सही बात है। अब उन्होंने बोला भी था कि कॉलोनियल रूल, ये बिल्कुल सही बात है। अगर उसका तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है तो नेचुरल सी बात है बाकी के तीन जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल लाइन आंसर है। नेक्स्ट दिया है, to impose severe restrictions on the freedom of the native press as it was perceived to be hostile to colonial rulers। कहा जा रहा है कि जो नेटिव लोग थे, नेटिव लोग मतलब जो लोकल प्रेस था, ठीक है, तो उसमें जो प्रेस के पास जो फ्रीडम थे कि वो कोई भी चीज छापे जा सकता है, छाप सकता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगे, ये बात तो वही नहीं मान सकते। और कहा जा रहा है परसिव टू हॉस्टाइल टू कॉलोनियल, ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। नेक्स्ट, to encourage the native Indians to
appear for civil service examinations by conducting them in India। ये भी क्या था, गलत बात है। नेक्स्ट, to allow native Indians to possess arms by amending the Arms Act। ये भी गलत बात है। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी का वो फर्स्ट बैंक जो इंडियंस ने मैनेज किया था और जो 1881 में बना था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था औध कमर्शियल बैंक। क्या नाम था? औध कमर्शियल बैंक। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, जरा थोड़ी सी बातें हम समझ लेते हैं कि औध कमर्शियल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 1881 में हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहाँ पे हुआ था। जगह का नाम क्या था? फैजाबाद। क्या नाम था? फैजाबाद। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1958 में ये क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया या कोलैप्स हो गया। क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। लेकिन दिलचस्प बात क्या है कि ये तो कोलैप्स हो गई, ये बात सही है, लेकिन उसी तरह से उसी टाइम के थोड़े साल बाद यानी 1895, तब 1895 में एक बैंक खोला गया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पंजाब नेशनल बैंक। उस बैंक का नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, जो आज भी है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 1895 में जब पंजाब नेशनल बैंक खुला था, ठीक है, उसका जो हेड ऑफिस था या हेड क्वार्टर जो था वो कहाँ था? लाहौर में था। कहाँ था? लाहौर में था। और दिलचस्प बात यह है कि वो आज भी, टुडे ऑल्सो, यस, टुडे ऑल्सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। इज दैट क्लियर? जैसा कि क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक इंडिया ने मैनेज किया था, उसका नाम था औध कमर्शियल बैंक। 1881 में ये स्टैब्लिश किया गया था। और लेकिन कहाँ पे किया गया था? फैजाबाद में किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1958 में कोलैप्स कर गया। साथ ही साथ 1981 में तो औध कमर्शियल बैंक बना, लेकिन उसके 14 साल बाद, कितने साल बाद? 14 ईयर्स के बाद पंजाब नेशनल बैंक स्टैब्लिश हुआ, जिसका हेड ऑफिस कहाँ था? लाहौर में था, जो कि अब इंडिया में आ चुका है हेड ऑफिस। और आज भी पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक। ठीक है, आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में आप सभी लोग सेलेक्ट हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज आ रही है सब लोग? चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। 1767 से 69, 1790 से 92, और 1824 से 26, और 1845 से 46। आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच। ठीक है, तो बताइए मुझे कौन सा करेक्टली मैच। तो क्या ये बात सच है कि 1967 से 69 तक फर्स्ट एंग्लो वार हुआ था, एंग्लो मराठा वार? क्या है ये? सही है क्या ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1775 से लेकर के 1782 तक हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। क्या ये बात सही है?
चलिए दूसरा बात करते हैं, जबकि यहाँ पे गलत दिया है तो गलत होगा। 1775 से लेके 1782 लगभग 5 साल हुआ था एंग्लो मराठा वार। ये सुनो, चलिए आगे बात करते हैं। 1792 से लेके 92 तक थर्ड माइसोर वार। क्या ये बात सही है? बोलिए। आपको पता है कि सेकेंड सिख वार कब हुआ? 1845 से 1846। ये बिल्कुल सही है, हम लोग उसी पे काम करते हैं तो सही है। ठीक है। और थर्ड माइसोर वार 1790 से लेकर 1792। यस और नो? ये तो बिल्कुल सही है भाई। 1790 से 1792। ठीक है, थर्ड माइसोर वार बिल्कुल सही। ठीक है भाई। एक चीज, सेकंड एक बात बताओ, सेकंड सिख वार कब हुआ था? 1845 से 46, है ना? तो आपको ये बात समझना, अरे एक चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, थर्ड माइसोर वार, इसका आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड, यानी सेकंड सही है, थर्ड सही है, ये वाला। तो थर्ड माइसोर वार 1790 से 1792 बिल्कुल सही है। 1824 से 26 एंग्लो बर्मीज वार, ये भी सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड सिख वार का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ लिख भी रखा है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो हुआ था 1845-46, सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 से 49। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 75 से 82 तक एंग्लो मराठा वार। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए जरा। चलिए बताइए कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। क्विट्स इंडिया एक्ट, वन हासिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौसी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, और इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रायपन। तो ये बात हम जानते हैं कि इल्बर्ट बिल अभी हमने डिस्कस किया था कि लॉर्ड रिपन लेकर आए थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? तो आपको ये बात भी समझना पड़ेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये भी कौन लाए थे? लॉर्ड रिपन ही लाए थे। यस और नो? लॉर्ड रिपन लेकर आए थे। जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौसी, बिल्कुल सही है। क्विट्स इंडिया एक्ट, वारन हासिल से, ये भी सही है। तो गलत कौन सा आ गया? ठीक है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा ध्यान रखना है। रिपन मुझे इसका बताना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, कर्जन की जगह पे क्या लिखेंगे? लॉर्ड लाइटन लिखेंगे। ठीक है, लेकिन रिपील किसने किया था? लाइपन ने। तो लॉर्ड लाइटन भी लिख लेंगे, आप मेंशन कर लेंगे कि पास किसने किया था? लॉर्ड लाइटन ने किया था। जबकि रिपील्ड किसने किया था? जैसा कि मैंने बताया, लॉर्ड रिपन ने किया था। और ये कब किया था? 1882। तो पास किसने किया था? बाय लॉर्ड लाइटन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, LYTT1। ठीक है, लॉर्ड लाइटन। नेक्स्ट, considering the following viceroys, considering the following viceroys during the British rule, ये दिया गया। आपसे पूछा है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा, यानी पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, अकॉर्डिंग टू देयर टेन्योर। तो सबसे पहले कौन आया था? बताइए। सबसे पहले कौन आया? लॉर्ड कर्जन आया। बिल्कुल सही जवाब, लॉर्ड कर्जन आया। कब आया? 1899। 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1916
से लेकर के 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगर हम बात हार्डिंगर की करेंगे तो 1910 से लेकर के 1900 कौन थे 1916 तक। कब 1916, ठीक है। और लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 1926 से लेकर के 1931 तक थे। यानी 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन थे। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को ध्यान से देखें तो सबसे पहला लॉर्ड कर्जन, उसके बाद 1905 से 1910 आता है तो लॉर्ड हार्डिंगे, फिर उसके बाद 1910 से 1916, फिर 1916 से 1921, ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो कौन आएगा, लॉर्ड इरविन, 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन, यानी ये चौथा ऑप्शन है। यानी करेक्ट सीक्वेंस होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसे दिया गया है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो प्रिंसली स्टेट के बारे में बताया गया है, जो ब्रिटिश रूल का इंडिया का था, उसमें प्रिंसली स्टेट्स किस किस तरीके से इंडिया में लगते गए। तो देखिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम समझते हैं। झांसी का अगर हम बात करेंगे तो कब हुआ, 1854 में। कब हुआ, 1854। संभालपुर की अगर हम बात करें, संभालपुर की बात करें तो 1849 में हुआ। ठीक है। और अगर हम बात करें सतारा की, किसकी बात करें, सतारा की अगर हम बात करें तो 1848 में हुआ। आप खुद ही समझ लो कि सबसे पहले कौन आया, सतारा आया, यानी नंबर 1। उसके बाद कौन आया 48 के बाद 49, संभालपुर। तो उसके बाद कौन सा आया, झांसी, 1854 में। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, 3 2 1। ठीक है, सतारा 1848, संभालपुर 1849 और झांसी 1854। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास दिए गए हैं। कहा गया है कि तीसरा बैटल ऑफ पानीपत, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कौन सा बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोधी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? उन्होंने यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एबव इज या आर करेक्ट, या तो एक सही होगा, दो सही होगा, तीन सही होगा। ठीक है, तो बताइए एक एक करके जरा मुझे बताइए कि कौन कौन सा सही है। तो ये बात तो भाई सही नहीं है भाई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को हराया था? नहीं। किसको हराया था, मराठास को हराया था। किसको हराया था, मराठास को। ठीक है, तो इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली, ये बात कब हुई थी, 1761 में। 1761 में तीसरी बैटल जो पानीपत का हुआ था, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? चलिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टीपू, तो इसका मतलब सेंटेंस गलत हो गया। चलिए, यानी अगर फर्स्ट गलत हो गया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में क्या टीपू सुल्तान का डेथ हुआ था? नहीं, टीपू सुल्तान का डेथ थर्ड एंग्लो मैसूर वार में नहीं हुआ था। कब हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1799 में। 1799 में
टीपू सुल्तान का थर्ड एंग्लो मैसूर वार में क्या हो गया था, डेथ हो गया था। समझ रहे हैं बात सभी लोग? तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन गलत हुआ, तो ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास थर्ड ओनली बचा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मीर जाफर, क्या लिखा गया है, मीर जाफर entered in a conspiracy with the English for the defeat of Nawab Sirajudaulah in Battle of Plassey। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी में मीर जाफर एक कॉन्स्पिरेसी में फंस गए। ठीक है, और उनको क्या होना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी हुआ था इंग्लिश के बीच में, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला भी थे और मीर जाफर ने भी उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कॉन्स्पिरेसी पढ़ने के बाद मीर जाफर क्या हो गए, हार गए। ठीक है, समझ पा रहे सभी लोग, बात समझ रहे हैं, बोलिए हाँ या नहीं, यस और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी में। चलिए आगे देखते हैं, वैसे आपको पता होगा, चलिए बहुत सारे लोगों को बच्चे पता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ओनली, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा है कुंवर सिंह, नाम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज प्लेसेस डिड कुंवर सिंह a prominent leader of the revolt of 1857 belong to। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुंवर सिंह कहाँ बिलोंग करते थे, आपको ये बताना है। कुंवर सिंह भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, ये बिलोंग टू, ये एक्चुअल अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जगदीशपुर नाम का एक जगह है। कहाँ पे, बिहार में। कहाँ पे, जगदीशपुर नाम का जगह है, कहाँ पे, बिहार में। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पे है, बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में। तो कुंवर सिंह जो 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, बताइए जरा। जगदीशपुर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, आगे चले, बताइए हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। कहा जाता गया है कि कौन सा ऐसा जगह था जो 1857 की क्रांति में उसका इफेक्ट नहीं दिखने को मिला या नहीं मिला। वो कौन सा जगह था जहाँ 1857 की क्रांति का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये सच कौन सा है, बताइए जरा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि झांसी की लीडर कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। यस और नो, रानी लक्ष्मीबाई थी। यस और नो, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यस और नो। जो अगर हम बात करें, अगर इसका हम नाम की बात करें तो बेगम हजरत महल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, बेगम हजरत महल। ये लखनऊ से, ये लखनऊ से फाइट करने के लिए आगे आई थी। और इनका एक्चुअल नाम की अगर हम बात करें तो इनका एक्चुअल नाम क्या था, बेगम हजरत महल। यस और नो, क्या नाम था, बेगम हजरत महल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, तो इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया कि कौन सा इफेक्ट नहीं हुआ था। तो जगदीशपुर बिहार से कौन लड़ने आए थे भाई, अगर हम बात लखनऊ की करें तो लखनऊ से कौन देखने को मिला, बेगम हजरत महल। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और जगदीशपुर से बिहार, जैसे कि हमने बात किया है कुंवर सिंह, अभी जस्ट हमने बात किया था कुंवर सिंह।
लखनऊ से कौन लड़ रहे थे? बेगम हजरत महल। झांसी से लड़ रही थी रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर बिहार से लड़ रहे थे कुंवर सिंह। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि चित्तौड़ पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ही वॉज नॉट इफेक्टेड। 1857 की क्रांति में कौन सा पार्ट अफेक्टेड नहीं हुआ था? नहीं जो हुआ था उसका नाम है चित्तौड़। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। विनीता, मनीष, घनश्याम, राकेश, रानी, सोनी, विद्या, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और फटाफट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्या नाम दिया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथुन स्कूल जो कलकत्ता में है, क्या उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था विथ द एम ऑफ encouraging एजुकेशन फॉर वीमेन? क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बेथुन स्कूल कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था। और उनका मेन एम क्या था कि औरतों लोगों को शिक्षा देने के लिए, महिलाओं को क्या देने के लिए? शिक्षा देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बेथुन स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन स्टोन रखा था या एस्टेब्लिश किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। यस और नो? चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज आर करेक्ट? यानी एग्जामिनर को किस चीज में इंटरेस्ट है? जो करेक्ट क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय was the first graduate of the Calcutta University। क्या ये बात सच है? तो ये बात 100% सच है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि केशव चंद्र सेन campaign against sati led to the enactment of a law to ban sati by the governor general। क्या ये बात सच है? बताइए, क्या ये बात सच है? भैया ऐसा है कि ये केशव चंद्र सेन का कैंपेन की बात नहीं है। इस कैंपेन को किसने चलाया था? राजा राम मोहन रॉय ने चलाया था। किसने चलाया था? राजा राम मोहन रॉय ने चलाया था। ठीक है, उन्होंने ही क्या किया था? सती के अगेंस्ट क्या किया था? ये कैंपेन चलाया था। आपको पता है सती में क्या होता था? कि जिनकी हस्बैंड का डेथ हो जाता था वो औरतें क्या करती थी? आग में कूद के जान दे देती थी। या मतलब पति के साथ उस जो विधवा होती थी उनको भी जला दिया जाता था, जो कि गलत बात है ना। लेकिन क्या ये बात सच है? केशव चंद्र ने किया था? ये चंद्रसेन ने किया था? गलत बात। किसने किया? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जी ने ये बात की थी कि सती को बैन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहला और दूसरा करेक्ट सेंटेंस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following repealed the vernacular press act? अभी हमने बात किया रिपील किसने किया था? बताइए। रिपील तो लॉर्ड रिपन ने किया था। रिपील्ड किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। लेकिन
लाया कौन था, पास किसने किया था, इसको पास किया था किसने, लॉर्ड लाइटन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड लाइटन ने इसको पास किया था। या फिर लेकर के कौन लाया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, लाने वाले का नाम है लॉर्ड लाइटन। लेकिन रिपील किसने किया, लॉर्ड रायटन ने इसको रिपील किया। यस और नो। और ये बात हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील 1882 में लॉर्ड रायटन ने किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो भी यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, इस एग्जाम को, इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा सभी लोगों को। आगे चला जाए, आगे का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर से 3 सेंटेंस ऐसे हैं या स्टेटमेंट ऐसे हैं जो गलत है और एक ही सेंटेंस क्या है, सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, लिखा गया है मॉडर्न कोची वाज ए डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। गलत बात, मॉडर्न कोची जो है डच का नहीं था, किसका था, ब्रिटिश का कॉलोनी था। किसका था, ब्रिटिश का कॉलोनी था। कौन सा, बताओ। मॉडर्न कोची जो कोची केरला में है, वहां पे डच का जमावड़ा नहीं, ब्रिटिश का जमावड़ा था। यानी ब्रिटिश लोगों ने कब्जा करके रखा था। कब तक, जब तक देश की आजादी नहीं हो गई थी। समझ रहे हैं बात को। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोची जो है फर्स्ट प्रोटुगीज का जो था, अगर हम थोड़ा बात कोची के बारे में जानना चाहें तो ये जो था फर्स्ट पोर्तुगीज, क्या, फर्स्ट पोर्तुगीज कॉलोनी बनाया था। किसने, पोर्तुगीज ने। कोची में पोर्तुगीज ने पहला अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था। लेकिन मॉडर्न कोची की जब बात होगी तो वो डच कॉलोनी नहीं था, ब्रिटिश कॉलोनी था। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए। अच्छा एक बात और आप अगर जानना चाहेंगे कि डच के बारे में थोड़ा सा बात आप देख लीजिए। द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। डच ने पोर्तुगीज को हरा दिया और फोर्ट विलियम को स्टैब्लिश किया। कहाँ पे, मॉडर्न कोची में। तो पोर्तुगीज को किसने हराया, डच ने हराया। ये बात बिल्कुल सही है। आगे लिखा है द मॉडर्न, अब ये तो गलत हो गया, अब एक ही स्टेटमेंट सही होना है तो बाकी के तो गलत ही होंगे। तो देखिए द मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट ए डच कॉलोनी बिफोर द पोर्टुगीज टुक ओवर। ये तो जस्ट उल्टा बातें कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल ही गलत बात है ये। मॉडर्न कोची डच कॉलोनी नहीं था। समझ रहे हैं बात को। मॉडर्न कोची नेवर बिकेम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। तो बहुत ही गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए तो। ये ब्रिटिश कॉलोनी तो बिल्कुल था मॉडर्न कोची। मॉडर्न कोची जो है ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था। किसका पार्ट था, ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था। समझ रहे हैं सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये बोल रहे नेवर, जबकि था, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, कौन सा, कि डच ने पोर्तुगीज को हरा दिया और वहां पर मॉडर्न कोची में
फोर्ट विलियम्स का स्थापना किया। क्या किया? फोर्ट विलियम्स का स्थापना किया। समझ रहे हैं सभी लोग? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे सभी लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या दिया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वॉरेन हेस्टिंग्स was the first governor general. Warren Hastings was the first governor general who established a regular police force in India on the British pattern. क्या ये बात सही है? बोलिए बोलिए, क्या ये क्वेश्चन सही है? आंसर सही है। The Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act 1773. The Indian Penal Code came into effect in the year 1860s. Which of the following is या are correct? मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें कमेंट सेक्शन पे। क्या दे? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? कमेंट सेक्शन पे आप लोग देंगे। ठीक है, दीजिए। हाँ जी, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो देखिए लिखा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल who established a regular police force in India on the British pattern. ये बात तो बिल्कुल गलत है भाई। वॉरेन हेस्टिंग्स था क्या फर्स्ट गवर्नर जनरल? पहले तो ये क्लियर कर लो। वॉरेन हेस्टिंग्स था क्या? नहीं भाई, लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन? फर्स्ट गवर्नर जनरल जिन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स इंडिया में स्टैब्लिश किया था। लेकिन पैटर्न कैसा था? ब्रिटिश पैटर्न का, यानी कपड़े वगैरह ड्रेसिंग सेंस ब्रिटिश पैटर्न का था। ठीक है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, ए सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये तो बिल्कुल सही बात है। 1773 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, द इंडियन पेनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन 1860। इंडियन पेनल आईपीसी जो था वो 1860 में आया था। ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। यानी सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है, पहला गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन रह गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यस और नो? क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है बातें? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को? बोलो जरा, कमेंट सेक्शन में डालो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? In the 18th century आपको बताना है कि कौन सा कब हुआ था, ये आपको एक एक करके बताना है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बैटल ऑफ वांडीवास के बारे में बात करते हैं। बैटल ऑफ वांडीवास की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, जरा बताइए। ये हुआ था 1760 में हुआ था। बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था? 1760 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें बैटल ऑफ प्लासी का, ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और बैटल ऑफ अंबर की बात करें तो कब हुआ था? 1749 में हुआ था। आप खुद ही बता दो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है। सबसे पहले कौन सा आएगा? बैटल ऑफ अंबर। क्या आएगा? अंबर। अंबर मतलब बी। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, 1749, फिर उसके बाद 57, 64 और 1760। अंबर का पहले आ जाएगा, मतलब पहला कौन सा आएगा? बैटल ऑफ अंबर। ठीक है, कब आया? 1749 में आया। ठीक है, 49 के बाद क्या आता है? 57, बैटल ऑफ क्या? प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ये यूपीएससी 2005 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था? बताइए जी, हेलो। बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ? 1760 में हुआ था। 1707 में बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था। और बैटल ऑफ बक्सर की अगर हम बात करें, बक्सर की बात करेंगे तो क्या आएगा? 1764 आएगा। क्या आएगा?
1764। तो ये 4 तरीके से हम समझ लिए। तो पहला क्या आएगा, अंबर, पलासी, बंदीवास, बक्सर। अंबर, पलासी, बंदीवास और बक्सर। ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमें, तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यस और नो। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। Who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? Fabianism as a movement, आपको बताना है कि इसको किसने प्रमोट किया था। तो प्रोपोनेंट फेबियनिज्म एज ए मूवमेंट, ये एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, जो फेबियनिज्म को एक मूवमेंट की तरह बताया गया था। ठीक है, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बताना है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चार्टर एक्ट 1853 abolished ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं ना। क्या 1853 का जो चार्टर एक्ट था, आपसे पूछा इज या आर करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है, करेक्ट जो सही है वो बताना है। तो चार्टर एक्ट 1853 ने क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने से मना कर दिया, मोनोपोली से खत्म कर दिया? क्या ये बात सही है या नहीं है, बोलिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे कहा जा रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly। ये तो गलत बात है भाई, ये बात कहाँ से सही हो गया, जहाँ की बात तो अपनी हुई है 1853 एक्ट की ना, चार्टर एक्ट में। 1858 एक्ट कैसे हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है। वैसे भी 1935 का एक्ट अलग आएगा बाद में चल के, तो फिलहाल 1853 एक्ट सही है। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा, बोलिए बोलिए। तो आगे बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से मोनोपोली बंद कर दिया गया था। तो आप मुझे बताइए, ये सही है क्या? यहाँ पे पूछा है इज आर करेक्ट, यहाँ तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। कौन सा सही आएगा, 1858 का सही आएगा। किसका आएगा, 1858 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 1853 लिखा है यहाँ पे ना, 1813 लिखा रहता ना चार्टर एक्ट, तो सही हो जाता। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली 1813 में गया था, 1853 का नहीं था वो। ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला तो गलत हो गया, तो बचा क्या, सेकंड वाला। 1858 की अगर हम बात करें तो ये बात सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया, और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया का अब रूल कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल नहीं करेगा। और ये बात किसमें हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बात हुई थी। और ये बात बिल्कुल सही है। पहला गलत हो गया, दोनों गलत हो गया, नीदर दोनों तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी इज द सेकंड आंसर, करेक्ट आंसर। चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which one among the following revolts was made famous by बंकिम चंद्र चटर्जी in his novel आनंद मठ? आपको एक बात पता होना चाहिए कि आनंद मठ नाम का एक नॉवेल लिखा था। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। लेकिन उन्होंने किस रिवोल्ट के बारे में बात किया था, किस रिवोल्ट के बारे में आनंद मठ में ये जिक्र किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा? आपको ये बात बतानी है। आपको पता है आनंद मठ एक बंगाली नॉवेल है। कैसा है ये, हेलो, बंगाली नॉवेल है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को।
तो जिसको किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लेकिन किसके बारे में जिक्र हुई है इसके अंदर, तो बात है इसमें हुई है सन्यासी लोगों का जो रिवेलियन था इसके बारे में जिक्र हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ये आनंद मत लिखा कब गया था, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये लिखा गया था 1882 में, 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मत, जो एक बंगाली नॉवेल है जिसमें जिक्र किया गया है सन्यासी रिवेलियन का, ये मेंशन किया गया है। ठीक है, यस और नो। चलिए आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज का। with reference to the revolt of the year with reference to the revolt of the year, who of the following was betrayed by friend, captured and put to death by the British? फ्रेंड ने दगाबाजी की भी, दोस्त ने क्या किया, दगाबाजी किया। बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द, किसके साथ ऐसा हुआ था भाई, बताइए जरा सा। ठीक है, ये हुआ था तांत्या तोपे के साथ। किसके साथ, तांत्या तोपे। ब्रिटिश फोर्स जो है बहुत सालों से ये बात चाहती थी कि तांत्या तोपे को क्या कर दिया जाए, हराया जाए, लेकिन वो बार बार हार जाती थी, ये अफसोस हो जाती थी। लेकिन तांत्या तोपे का एक दोस्त था, उसका नाम क्या था, मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह। मान सिंह ने दगाबाजी की, किसके साथ, तांत्या तोपे के साथ, और उन्होंने अपने दोस्त के साथ दगाबाजी की और रिवोल्ट ऑफ द ईयर इसको कहा जाता है। और तांत्या तोपे की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन था। तो चलिए आज हम लोग इस सेक्शन को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।